एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने एक और न्यू टॉपिक के साथ और आज का अपना टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओशियन। हम लोगों ने ओशियनोग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिससे पहले हमने पढ़ा था कुछ रिलीफ फीचर्स, कुछ मेजर और माइनर ओशियन के रिलीफ फीचर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी को कंटिन्यू करके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओशियन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओशन हम क्या पढ़ेंगे? सैलिनिटी के बारे में जानेंगे, टेम्परेचर के बारे में जानेंगे और डेंसिटी के बारे में जानेंगे। ये तीनों क्या है? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। किसकी? ओशन की। बस हम इन्हीं तीनों को जानेंगे, सैलिनिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी। सैलिनिटी में क्या जानेंगे? इसके सोर्सेज को जानेंगे, इसके मेजर टूल को जानेंगे और फैक्टर्स जानेंगे जो कुछ फैक्टर्स हैं इनके, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। वही टेम्परेचर में भी आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे टेम्परेचर का। वहीं डेंसिटी के बारे में जानेंगे। तो आइए करते हैं हम अपनी सैलिनिटी के स्टार्ट। तो जो सैलिनिटी है उसको मेजर कौन करता है? सैलिनोमीटर। किसको मेजर करता है? सैलिनिटी को। आप लोगों ने देखा होगा यार, बीचेस पे आप लोग गए होंगे, समुद्र को गए हो, कितना खारा पानी होता है ना, मतलब स्किन रफ कर देता है, स्किन को फाड़ देता है और क्या करता है? आंखों में जलन। आप लोग कोई भी जो भी बीच पे गया होगा तो उसने ये सारी चीजें फील करी होंगी। तो किस कारण होता है? क्योंकि जो सैलिनिटी है उसकी जो मात्रा होती है अपने ओशन वाटर में वो बहुत ही ज्यादा होती है। आज हम उसी को जानेंगे कि उसका सोर्स रीजन क्या होता है। तो सबसे पहले सैलिनोमीटर हमने जान लिया कि मेजर सैलिनिटी करता है। वहीं क्लोराइन, मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट डिसॉल्व्ड इन सी वाटर, यानी कि क्लोराइन ये क्या है? मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट डिसॉल्व्ड इन सी वाटर। वहीं सोर्सेस को जाने हम सैलिनिटी के, क्या होते हैं? रिवर्स। हाँ, रिवर्स क्या होते हैं? सोर्स है किसके? सैलिनिटी के। वोल्केनिक इरप्शंस एटसेट्रा, यानी कि जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो भी क्या है? जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं अपने नीचे ओशंस में, वोल्केनिक इरप्शंस या और भी चीजें जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनके कारण वो क्या होते हैं? वो भी एक तरीके से सोर्स बनते हैं किसका? सैलिनिटी का। अब आप लोगों के एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जब रिवर्स है सैलिनिटी का कारण बन रही है ओशन की, यानी कि रिवर है वो ओशन में मिलती है और ओशन की सैलिनिटी को इंक्रीज करती है, लेकिन आप लोगों ने कभी भी देखा होगा जो रिवर्स है उसमें तो सैलिनिटी इतना खारा पानी नहीं होता अगर हम ओशन की बात करें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो रिवर्स है उसमें क्लोरीन की मात्रा, यानी कि जो क्लोरीन की मात्रा बहुत कम होती है और ओशन में क्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसी कारण रिवर्स इतना सलाइन नहीं होती है एज कंपेयर टू ओशन। तो हमने सोर्सेस की बात कर ली। अब हम जानते हैं फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? सैलिनिटी को। क्या क्या है वो? एक तो रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अब ये कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे सैलिनिटी को? रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी कि जितना, जैसे मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं आप लोगों को। ये है अपना ओशन, ये है अपना ओशन। अब रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, अगर इवेपोरेशन होगी, यानी कि अगर इवेपोरेशन होगी तो सैलिनिटी क्या करेगी? सैलिनिटी इंक्रीज होगी, यानी कि जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज होगी। और वहीं प्रेसिपिटेशन होगी तो सैलिनिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन होगा और इवेपोरेशन के कारण क्या बचेगा? पानी ऊपर चला जाएगा और जो सैलिनिटी है वो नीचे रह जाएगी। वहीं इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम द रिवर्स, अब ये क्या करेंगे? जब फ्रेश वाटर है वो क्या करें? सैलिनिटी को डिक्रीज करेंगे। जब कोई भी रिवर समुद्र से आके मिलेगी और वो क्या लाएगी? फ्रेश वाटर लाएगी, तो इसके कारण सैलिनिटी क्या है? डिक्रीज होगी। वहीं आइस फॉर्मेशन एंड मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि आइस फॉर्मेशन एंड मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर जैसे अपने हमें पता है नॉर्थ पोल साउथ पोल पे कितने सारे ओशन वो है, अपने ग्लेशियर्स हैं बड़े बड़े, अगर वो मेल्ट होते हैं तो क्या करेंगे? मेल्ट होंगे आइस, हमें पता है जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या है? फ्रेश वाटर है। तो मेल्ट होंगे तो क्या करेंगे? सैलिनिटी को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे? सैलिनिटी को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि मेल्ट होगी तो फ्रेश वाटर उसमें इनफ्लक्स होगा। वहीं अगर आइस बनेगी, यानी कि आइस बनेगी तो उससे क्या है? सैलिनिटी इंक्रीज होगी। वहीं विंड्स एंड ओशन करंट्स, विंड्स एंड ओशन करंट्स भी एक तरीके का रीजन है, इन्फ्लुएंस करते हैं सैलिनिटी को। ओशन करंट्स यानी कि कोल्ड करंट्स हैं वो सैलिनिटी को कम करेंगे और वहीं वार्म करंट है वो सैलिनिटी को इंक्रीज करेंगे। ये चारों जो पॉइंट है ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे डायरेक्ट हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रेट ऑफ अगर हमसे क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? अगर इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम द रिवर्स, अगर
रिवर वाटर ओशन में मिल रही है तो सैलिनिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो ये सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। आइस फॉर्मेशन यानी कि जब आइस बन रही है तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर मेल्ट कर रही है तो क्या होगा। इसमें हमें बस एक चुनना है, फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर। जहां फ्रेश वाटर होगा, अगर फ्रेश वाटर ऐड कर रहे हैं तो उससे अगर एक नमक का पानी है, जैसे नींबू पानी बना हुआ, नींबू पानी बनाते हैं, अगर इसमें हम फ्रेश वाटर डालते जाए तो इसमें नींबू पानी की मात्रा, जो नींबू है, नमक है, सब क्या है, उसका जो भी मसाला है कम होता जाएगा ना। इसी तरीके से ओशन में होता है, जितना उसमें फ्रेश वाटर डालोगे सैलिनिटी कम हो जाएगी। इसी तरीके से ये हो गया अपने कुछ फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं सैलिनिटी को। वहीं हम बात करें कुछ जो अपनी और छोटे छोटे सी है, वो हाईएस्ट सैलिनिटी इन वाटर बॉडी। सबसे ज्यादा सैलिनिटी हाईएस्ट किस में होती है, वो होती है लेक वैन में, जो कि कहाँ है, टर्की में। वहीं डेड सी बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन के बीच में वहां पे होती है। उसके बाद ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए। इन तीनों में सबसे ज्यादा सैलिनिटी पाई जाती है, सबसे ज्यादा लेक वैन, फिर डेड सी, फिर ग्रेट सॉल्ट एंड लेक में। तो ये होगी अपनी कुछ सोर्सेज और फैक्टर्स की बात। अब हम पढ़ते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन सैलिनिटी का। तो ये अपने कुछ सैलिनिटी की डिस्ट्रीब्यूशन, लैटिट्यूडनल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम पढ़ेंगे, तीनों टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन। तो लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम पढ़ें तो लो लैटिट्यूड्स और हाई लैटिट्यूड्स। अगर लो लैटिट्यूड्स की बात करें तो रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, सो विटनेस मोर इवोपोरेशन, सो सैलिनिटी इंक्रीज। हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला जोन, वो क्या है, ट्रॉपिकल एरिया, सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है, जिससे क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है और सैलिनिटी क्या है, इंक्रीज होगी, क्योंकि इवोपोरेशन होगा वहां पे सबसे ज्यादा। वहीं और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ जुड़ जाता है, मैक्सिमम सैलिनिटी नॉट एट द इक्वेटर बट एट द ट्रॉपिक्स। अब ये क्यों, इक्वेटर पे तो हमें डायरेक्ट रेज पड़ती है, लेकिन सैलिनिटी सबसे ज्यादा ट्रॉपिक्स पे होती है। क्यों, क्योंकि ये लेस रेनफॉल होते हैं। ट्रॉपिक्स में क्या है, कम बारिश होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर, इसलिए मैक्सिमम सैलिनिटी ट्रॉपिक्स पे होती है। वहीं हाई लैटिट्यूड्स की बात करें तो these area have low salinity due to reduced evaporation। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो इवापोरेशन कम होता है, इसलिए एरिया हैव लो सैलिनिटी। वहीं अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की, ये हो गया अपना लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो कुछ जो अपने सी है उनके बारे में जानते हैं, जैसे कि नॉर्थ सी और बाल्टिक सी। क्या है, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी। अब ये कहाँ है, नॉर्थ सी यूके के बगल में है और बाल्टिक सी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनके नीचे क्या है, बाल्टिक सी। तो नॉर्थ सी है हाई सैलिनिटी ड्यू टू मोर सलाइन वाटर ब्रॉट बाय द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। यानी कि हाई सैलिनिटी है, क्यों, क्योंकि मोर सलाइन वाटर ब्रॉट बाय द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये यहाँ से अटलांटिक ओशन है ना, तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से क्या हो रहा है, हाई सैलिनिटी आ रही है, इसकी वजह से नॉर्थ सी क्या है, हाई सैलिनिटी हो जाता है। वहीं बाल्टिक सी लो सैलिनिटी है, क्योंकि ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर्स, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स आके मिलती हैं, इसलिए लो सैलिनिटी है बाल्टिक सी में। ये मैंने ये दो एग्जांपल क्यों लिए, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, तो इस ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, इसीलिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नॉर्थ सी में ज्यादा है या बाल्टिक सी में ज्यादा है। वहीं अगर हम बात करें अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की, तो इसमें भी हमसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि अरेबियन सी में हाई सैलिनिटी जोन है या बे ऑफ बंगाल में। तो अरेबियन सी हाई सैलिनिटी जोन है और बे ऑफ बंगाल लो सैलिनिटी जोन है। रीजन क्या है इसका, ये रीजन है यहाँ पे जो इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर है वो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हमें पता है ना सारी रिवर्स क्या है, ईस्टर्न साइड होती हैं, फ्लो करती हैं, यहाँ डेल्टा बनाती हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स मिलती है ना, महानदी, कृष्णा, कावेरी, तो ये क्या करती हैं, ये फ्रेश वाटर इन्फ्लक्स करती हैं बे ऑफ बंगाल की वजह, इसी कारण बे ऑफ बंगाल लो सैलिनिटी जोन हो जाता है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। तो ये अपनी बात होगी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की, सैलिनिटी की। वहीं हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो आइए हम टेम्परेचर को पढ़ते हैं। तो ये हो गया अपनी टेम्परेचर की बात करते हैं। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ओशन टेम्परेचर, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स पढ़ेंगे और अपने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तो जो फैक्टर है जो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं वो कौन से हैं, लैटिट्यूड, ये कैसे करता है, द टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स बिकॉज अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस
पोलवर्ड, यानी कि जो टेम्परेचर है वो लो लैटिट्यूड्स पे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड्स बिकॉज ऑफ इंसुलेशन, यानी कि जो पोल पे इंसुलेशन कम पड़ता है और ट्रॉपिक्स पे ज्यादा पड़ता है, इसलिए टेम्परेचर कहाँ पे ज्यादा होता है, अपना ट्रॉपिक्स पे। वहीं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, इसमें क्या है, द ओशंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट ड्यू टू देयर कांटेक्ट विद लार्जर एक्सटेंट ऑफ लैंड देन ओशंस इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि इक्वेटर के बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ओशंस हैं वो क्या करते हैं, रिसीव मोर हीट। क्यों? क्योंकि वो कांटेक्ट किसके कांटेक्ट में, लैंड एरिया के कांटेक्ट में, इसलिए वहां का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो ओशन एरिया है। वहीं ओशन करेंट्स, ओशन करेंट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो कोल्ड करंट होता है, एक तो कोल्ड करंट होता है और एक वार्म करंट होता है। हम इसको आगे जाके एक अलग ही टॉपिक पे पढ़ेंगे करंट्स के बारे में, लेकिन अभी जान लेते हैं दो टाइप के होते हैं, कोल्ड करंट और वार्म करंट। तो जहां कोल्ड करंट होगा वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, जहां वार्म करंट होगा वहां ओशन टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये तीनों पॉइंट हैं जो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं ओशन के टेम्परेचर को, लैटिट्यूड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और ओशन करंट्स। वहीं अगर हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एक टर्म है थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। ये क्या होता है, बियॉन्ड दिस द वाटर इज यूनिफॉर्मली कोल्ड, यानी कि ये एक ओशन है, अपना ये ओशन है, यहां एक पॉइंट आएगा, ये जो एक पॉइंट है, इसके बाद जो भी टेम्परेचर जो भी अपना ओशन का टेम्परेचर होगा वो कोल्ड होगा, यूनिफॉर्मली कोल्ड, यानी कि कम होगा। वहीं पोजीशन चेंजेस विद सीजन, इसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है सीजन टू सीजन। हाई लैटिट्यूड्स हैव आइसोथर्मल, जैसे हाई लैटिट्यूड, जहां पे लो लैटिट्यूड्स थर्मोक्लाइन होते हैं, वहीं हाई लैटिट्यूड्स पे क्या होते हैं, आइसोथर्मल। तो ये सिंपल भाषा में टेम्परेचर की बात होगी। उसके हमने क्या पढ़ा, फैक्टर्स पढ़े, कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। आप पूरे इसमें आप एक चीज नोट कर रहे होगे, टेम्परेचर यानी कि इंसोलेशन, यानी कि जो सन की रेज है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सारी कहानी अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, मैं यहाँ कितना भी पढ़ा लूं कोई फायदा नहीं है, लिख के आप ये चीजें रट लो, नहीं, सोचने की कोशिश करो, जो सन है वो उसकी पोजीशन क्या है, वो उसकी रेस कहां तक पड़ रही है अपने ग्लोब पे, और फिर क्या कर रही है, जहां ज्यादा रेस पड़ रही है वहां टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है, इवापोरेशन हो रहा है तो सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है। ये सारी चीजें लिंक करना जब सीख जाओगे ना, कि जहां ज्यादा रेस पड़ रही है वहां टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वहां इवापोरेशन की कंडीशन बन जाती है, इवापोरेशन की कंडीशन बन जाती है तो वहां सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इवापोरेशन हो चुका है। जहां बारिश ज्यादा होती है वहां पे प्रेसिपिटेशन होता है, वहां पे क्या होता है, पानी फ्रेश हो जाता है। इसी तरीके से ये सारी चीजें लिंक करना सीखो। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्ट हो रही है आइस, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा है, आइस मेल्ट हो रही है तो फ्रेश वाटर इंक्रीज करेगी, कि जो आइस है वो फ्रेश होती है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट सोचना मतलब सीखो, यहाँ रट के कोई फायदा नहीं है। तो ये होगी अपनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर की बात। लेकिन यहाँ पे दो एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताऊं, एक इंपॉर्टेंट वो क्या है, इसके बाद हम डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एक चीज है उसको हम कवर कर लेते हैं। जो एनक्लोज सीज होते हैं, जो अपने एनक्लोज सीज होते हैं लो लैटिट्यूड्स में, कौन से, एनक्लोज सीज, एनक्लोज सीज कहां पे, लो लैटिट्यूड्स में, कहां पे, लो लैटिट्यूड्स में। तो ये हाइयर टेम्परेचर रिसीव क्या करते हैं, रिसीव हाई टेम्परेचर देन ओपन सीज, एनक्लोज सीज, यानी कि ये सी है और ये एनक्लोज है, ये क्या है, ये पूरा लैंड एरिया है, ये क्या है, पूरा लैंड एरिया, ये लैंड एरिया, तो ये क्या है, एनक्लोज है। यहां बात हो रही है जो एनक्लोज सीज है लो लैटिट्यूड्स पे, वो हाई टेम्परेचर रिसीव करते हैं देन ओपन सीज। क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि कांटेक्ट में किसके हैं, लैंड के कांटेक्ट में, इसकी वजह से ये क्या रिसीव करते हैं, हाई टेम्परेचर। वहीं अगर हम हाई लैटिट्यूड्स की बात करें तो जो एनक्लोज सीज है वो हाई लैटिट्यूड की, अगर हम सिचुएशन रिवर्स करें, लो लैटिट्यूड्स की बात हो रही है, अगर हम हाई लैटिट्यूड की बात करें तो जो एनक्लोज सीज है वो क्या करते हैं, लो टेम्परेचर रिसीव करते हैं देन ओपन सीज। क्यों,
ये अगर हम बात करें, ये किसके एनक्लोज सीज, हाई लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, तो ये किसके कांटेक्ट में, लैंड के, किसी कांटेक्ट में, लैंड के। लेकिन पोल पे लैंड का टेम्परेचर और क्या होगा, लैंड एरिया, उसका टेम्परेचर क्या है, कम होगा। तो इसकी कांटेक्ट की वजह से यहाँ का जो ये क्या है, यहाँ पे जो एरिया होगा वो टेम्परेचर होगा वो भी कम होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमसे क्वेश्चन ही पूछ लिया जा सकता है, जो एनक्लोज सीज है लो लैटिट्यूड्स पर, उनका टेम्परेचर ओपन सीज से ज्यादा होता है या कम होता है। वहीं एनक्लोज सीज का जो टेम्परेचर है लो लैटिट्यूड्स पे वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और वहीं हाई लैटिट्यूड्स पे एनक्लोज सीज का टेम्परेचर कम होता है। तो ये होगी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना कवर। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। अब हम बात करते हैं अपनी डेंसिटी की। जैसे हमने सैलिनिटी पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था ना कि फिजिकल फीचर्स कौन से, सैलिनिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी। तो अब हम पहुंचे डेंसिटी पे। तो डेंसिटी के फैक्टर्स को जानते हैं। इसमें फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे अपने टेम्परेचर, सैलिनिटी और प्रेशर। टेम्परेचर, सैलिनिटी और प्रेशर। तो यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या है, डिक्रीज होगी। क्यों भाई, ये कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो, ये विजुलाइज कर पा रहे हो। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो अब यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा ना। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन होगा, तो डेंसिटी क्या है, डिक्रीज होगी। वहीं सैलिनिटी अगर इंक्रीज होगी तो डेंसिटी भी क्या है, इंक्रीज होगी। प्रेशर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या है, इंक्रीज होगी। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समझने के लिए। और अगर आप इससे पहले मैं दोनों आप लोगों को टॉपिक समझा पाया होगा तो ये भी आप समझ पा रहे होगे, इसको विजुलाइज कर पा रहे होगे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इवेपोरेशन भी होगा। इवेपोरेशन होगा तो डेंसिटी ऑब्वियस है वो कमी होगी वाटर की। अगर सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है तो जो वाटर है वो डेंस होगा ही होगा, कि सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है। अगर सैलिनिटी डिक्रीज होती तो डेंसिटी भी डिक्रीज होती। वहीं प्रेशर के साथ भी यही कहानी है। तो आई होप ये आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर हम बात करें टेम्परेचर एंड सैलिनिटी एक्ट टुगेदर, यानी कि जो टेम्परेचर है और वो सैलिनिटी है वो क्या है, एक साथ एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सो एट गिवन टाइम इट इज पॉसिबल फॉर वाटर इज वार्म बट डेंस एंड कूलर बट लाइटर। एग्जांपल एनक्लोज सीज, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ना इससे पहले। यानी कि जो टेम्परेचर और सैलिनिटी है दोनों एक साथ काम करते हैं, तो ये चीज पॉसिबल है कि वाटर जो वार्म होगा लेकिन डेंस हो सकता है, यानी कि वार्म वाटर भी डेंस हो सकता है और कूलर वाटर भी लाइटर हो सकता है। तो आई होप काफी अच्छे से आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश करी है, आप लोगों ने भी समझने की कोशिश करी है, आई नो। तो ये हो गया अपना ओशन का फिजिकल फीचर वाला टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक कंप्लीट, जिसमें हमने सैलिनिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी के बारे में पढ़ा। तो आई होप काफी अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।